विहान पटेल एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी रेखा और अपनी बेटी नेहा के साथ रहता था। विहान पटेल की गांव में बहुत ज्यादा इज्जत थी। गांव के लोग इसका सम्मान करते और किसी की हिम्मत नहीं होती थी इसके सामने बोलने की। एक दिन रेखा अपनी बेटी से कहती है, बेटी, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी की वजह से कितना चिंता करते हैं और एक तुम हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? आखिर क्या वजह है इसकी? माँ, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं शादी कर लूँगी, मगर मेरी एक शर्त है। मैं सिर्फ उसी लड़के से शादी करूँगी जो मेरी हर बात मानेगा। अगर ऐसा कोई लड़का है तो मैं उससे खुशी खुशी शादी कर लूँगी। अब ऐसा लड़का मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं? देखो बेटी, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, पत्नी को हमेशा पति की बातें मानना चाहिए और एक तुम हो, उल्टा ही रिवाज चला रही हो। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा कि पत्नी अपने पति पर हुक्म साध रही है और पति चुपचाप उसकी बातें मान रहा है। देखो माँ, अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगी तो मैं कभी किसी से शादी नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी तरह ये बात गांव के जमींदार के आलसी बेटे तक पहुंची। उसे ये बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, ये कैसी शर्त है? मैं भी इस लड़के का घमंड चकनाचूर कर दूंगा। मैं कसम खाता हूँ, शादी तो मैं इसी लड़के से करूंगा और कभी इसकी कोई बात नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले ही दिन सूरज अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मैं विहान पटेल की बेटी नेहा से शादी करना चाहता हूँ। क्या हो गया है बेटा? क्यों मजाक कर रहे हो? कल तक तो तुम शादी के नाम से मुंह बनाते थे, आज अचानक तुम्हारे दिमाग में शादी का ख्याल कैसे आया? चल मान ले, अगर हम तेरी शादी कर भी दे, मगर तू कुछ करता धरता भी तो नहीं है। बीवी बच्चों का गुजारा कैसे करेगा? हम कब तक तेरा साथ देंगे? कभी ना कभी तो तुम्हें काम करना पड़ेगा ना। माँ, मैं अभी कुछ भी नहीं सुनना चाहता। मुझे बस शादी करनी है और वो भी विहान पटेल की बेटी नेहा से। तुम पिताजी से बात करो और नेहा के घर जाओ, उसका हाथ मांगने मेरे लिए। श्यामा अपने पति के पास जाती है और उससे कहती है, सुनो जी, हमारा बेटा जवान हो गया है, जल्दी से उसकी शादी कर दे, मुझे भी थोड़ी सी राहत हो जाएगी। इतना बड़ा घर है, अब सारा काम मुझसे अकेली से नहीं होता। ये तुम क्या कह रही हो? हमारा बेटा कुछ करता धरता भी तो नहीं है, सारा दिन घर में यूं ही पड़ा रहता है। मैंने उसे कितनी दफा कहा है कि खेतों में जाओ, काम धंधा करो मजदूरों के साथ, मगर उसकी सेहत पे कुछ असर ही नहीं होता। हमारी इतनी जमीन है, अगर वो खेती बाड़ी नहीं सीखेगा तो उस जमीन में खेती कैसे उगेगी? चलो, अगर उसने मजदूरों के साथ काम नहीं करना तो मजदूरों को देख ही लिया करे, उसकी निगरानी कर लिया करे कि मजदूर सही से काम कर रहे हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। अब मैं अकेला कौन कौन से काम को देखूं? तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर हम इसका विवाह कर देंगे तो इसका आलसीपन खत्म हो जाएगा और ये खुद काम करने की सोचेगा। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। तुम्हारी निगाह में कोई लड़की है हमारे सूरज के लिए? हमारे गांव में विहान पटेल रहते हैं, वो बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं। उसकी बेटी नेहा बहुत खूबसूरत और सुशील है, उससे हम बात करते हैं सूरज के रिश्ते के लिए। अच्छा, तो विहान पटेल की बेटी नेहा के बारे में बात कर रही हो? अरे, विहान पटेल तो बहुत अच्छे इंसान है, गांव में उनकी बहुत इज्जत है, हम कल ही उनके पास जाते हैं। फिर अगले दिन जमींदार विहान पटेल के घर चला जाता है। अरे जमींदार साहब, कैसे आना हुआ? खैरियत तो है सब? अरे हाँ विहान पटेल जी, सब खैरियत है। दरअसल हम आपकी बेटी नेहा का रिश्ता मांगने आए हैं अपने बेटे सूरज के लिए। हमने सुना है कि आपकी बेटी नेहा बहुत खूबसूरत और सुशील है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बिल्कुल ठीक किया जमींदार साहब, इससे तो हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। कुछ ही दिनों में सूरज और नेहा का विवाह हो जाता है। शादी के 2-3 दिन बाद सूरज नेहा से बोलता है, तुमने अपनी माँ से कहा था ना कि तुम उस लड़के से शादी करोगी जो तुम्हारी हर बात मानेगा, लेकिन मैं तुम्हारी कभी भी कोई भी बात नहीं मानूंगा। सूरज नेहा को बुरा भला कहने लगा, यहाँ तक के मारपीट पर भी उतर आया। मैं आपकी पत्नी हूँ और आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप मुझसे अच्छा सलूक करेंगे और मेरी इज्जत करेंगे। ये ना सिर्फ हमारे रिश्ते को मजबूत बनाएगा बल्कि हमें एक अच्छी जोड़ी भी बना देगा। लेकिन अगर आप फिर भी मुझे मारना चाहते हैं तो मैं ये अधिकार आपको तब दूंगी जब आप खुद पैसे कमा कर लेकर आएंगी। अभी तो आप अपने माँ बाप के पैसों पर ऐश कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे नहीं कमा सकता? ठीक है, अब मैं तभी घर घुसूंगा जब मैं ढेर सारा दौलत कमा के लाऊंगा। सूरज अपनी पत्नी से गुस्से में कह तो देता है, मगर बाद में सोचता है,
मैंने नेहा को गुस्से में कह तो दिया, मगर मैं इतनी दौलत कमा के कैसे लाऊं? मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी काम धंधा किया ही नहीं। एक काम करता हूँ, रामू के पास जाता हूँ, वो कोई ना कोई तरीका मुझे बता देगा। उसने बहुत सी जगहों पे काम किया हुआ है। फिर सूरज रामू के घर चला जाता है और रामू से कहता है, सुरेश, तुमने बहुत सी जगहों पे काम किया है, मुझे भी काम करना है। तुम्हारी नजर में मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बताओ। अरे सूरज, कैसी बातें कर रहा है यार? तुझे क्या जरूरत है काम वाम करने की? तू इतने बड़े जमींदार का बेटा है, काम करने की तो हम जैसे गरीबों को जरूरत है। दरअसल मैंने किसी से शर्त लगाई है। उसका मानना है कि मैं मेहनत से पैसे कमा नहीं सकता। मुझे उसे गलत साबित करना है। मुझे अपनी मेहनत से पैसे कमाने हैं। देखो भाई, हम तो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं और तुमने मेहनत मजदूरी कभी की नहीं है, तो ये तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम कोई ऐसा काम देखो जो तुम्हारे लायक हो, जिसमें मेहनत कम हो और पैसा ज्यादा हो। ये कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। सूरज को रामू की बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। फिर सूरज बगैर किसी को बताए पैसे कमाने घर से निकल जाता है। वो गांव के करीब 20 किलोमीटर दूर एक सेठ के पास जाता है, जिसका चावलों का गोदाम होता है। सेठ जी, मैं साथ वाले गांव नंदपुर से काम ढूंढने के लिए आया हूँ। अगर आप मुझे कोई काम दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। नंदपुर में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त रहता है, उसका नाम जमींदार उदय भानु है। सूरज अपने पिता का नाम सुनकर घबरा जाता है। वो सोचता है, अगर पिताजी को पता चल गया कि मैं दूसरों के यहाँ काम करता हूँ तो नेहा को दिया हुआ वादा कैसे पूरा करूँगा। चलो, जो होगा देखा जाएगा। अगर पिताजी को पता चल गया तो बेट को सच सच बता दूंगा। अरे भाई, किस सोच में गुम हो गए हो जमींदार का नाम सुनकर? नहीं सेठ जी, किसी सोच में गुम नहीं हुआ। हाँ, मैं जानता हूँ जमींदार को, वो बहुत अच्छे इंसान है। अब तो तुम्हें काम देना ही पड़ेगा, तुम मेरे दोस्त के गांव से जो आए हो। ऐसे ही बहुत दिन हो जाते हैं। सूरज सेठ के साथ काम करके बहुत पैसे कमा लेता है और सेठ से इजाजत मांगकर अपने घर वापस आने लगता है। रास्ते में इसको 2 ठग मिलते हैं। अरे भाई, लगता है शहर से पैसे कमा के आ रहे हो, बहुत थक के होगे, यहाँ थोड़ी देर बैठ के आराम कर लो। सूरज बहुत थका हुआ होता है। वो ठगों की बात मान लेता है। वो आराम करने के लिए बैठता है, मगर कुछ ही देर में उसकी आंख लग जाती है और वो दोनों ठग उसके पैसे लेकर भाग जाते हैं। जब सूरज उठकर देखता है तो दोनों ठग उसको कहीं नजर नहीं आते। वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर चलते चलते सूरज की एक झोंपड़ी दिखाई देती है। वो उस झोंपड़ी में चला जाता है। झोंपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। सूरज बुढ़िया से कहता है, माँ जी, मैं शहर से पैसे कमा कर आ रहा था और रास्ते में 2 ठगों ने मुझको लूट लिया। मैं बहुत थका हुआ हूँ। कृपया आप मुझे अपने घर में रहने की जगह दे दें। ठीक है बेटे, तुम यहाँ पर रह सकते हो, तुम मेरे बेटे की तरह हो। बुढ़िया की एक छोटी सी चाय की दुकान होती है। सूरज भी उसके साथ बहुत मेहनत करवाता है। देखते ही देखते वो बहुत तरक्की कर लेते हैं और सूरज के पास बहुत पैसे जमा हो जाते हैं। फिर सूरज पैसे कमाकर घर वापस आने लगता है। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी से कहता है, तुम कहती थी ना कि मैं अपनी मेहनत से पैसे नहीं कमा सकता। देखो मैंने कितने पैसे कमाए हैं। अब तुम पिटने के लिए तैयार हो जाओ। स्त्री को मारना बहुत बड़ा पाप होता है, लेकिन अगर आप फिर भी मुझे मारना चाहते हैं तो घर में मारने का कोई फायदा नहीं है। आप मुझे गांव वालों के सामने मारें ताकि उनको भी तो पता चले। और अभी आप बहुत थक गए हैं, अभी आप आराम कर लें और सुबह उठकर मुझे सब गांव वालों के सामने मारना। फिर अगली सुबह सूरज अपनी पत्नी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। फिर तभी उसके पिताजी आ जाते हैं। अरे मूर्ख, क्या कर रहा है? अपनी ही पत्नी को मार रहा है। स्त्री को मारना बहुत बड़ा पाप होता है। एक वो है जो दिन रात तेरे लिए रोती रहती है तेरी याद में, और एक तू है जो उसे मारना चाहता है। कुछ तो शर्म कर लो। फिर सूरज को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो नेहा के पांव पकड़ता है, उससे माफी मांगता है। फिर नेहा उसको माफ कर देती है और वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं।